नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। आज फिक्र का ग्लोबल फोकस प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे पर है। वो पोलैंड पहुंच चुके हैं। 23 अगस्त को यहीं से कीव भी जाएंगे। उस समय मॉस्को और वॉशिंगटन की निगाहें कीव पर ही होंगी। मोदी का ये दौरा युद्ध के मैदान में कैसे शांति पथ बना रहा है, ये विस्तार से आपको दिखाएंगे। आज आपको हेट स्पीच और ब्रेन वॉश के स्कॉलर से भी मिलवाएंगे, जिसके नाम के आगे भारत के कानून में मोस्ट वांटेड लिखा है। ये भगौड़ा है जाकिर नायक, जिसे लेकर एक बड़ा सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्या जहरीला जाकिर जल्द भारत लाया जाएगा? बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से होगी। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच चुके हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। घाटी में कांग्रेस एनसी पीडीपी का फॉर्मूला नंबर 46 क्या है, डिकोड करेंगे। चंपई सोरेन के सस्पेंस से आज पर्दा उठ गया। कोल्हान टाइगर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कैसे ये खबर जेएमएम की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, ये भी बताएंगे। आंध्र प्रदेश से आज एक दर्दनाक खबर सामने आई, जिसने पूरे देश को सदमे में ला दिया। फार्मा कंपनी में भीषण आग लगी और 15 जिंदगियां मौत की नींद सो गई। फिर दिल्ली के उस पुराने किले में भी लेकर चलेंगे, जहां पर एक बार फिर इंद्रप्रस्थ वाली खोज शुरू होने वाली है। क्या दिल्ली का पुराना किला पांडवों का इंद्रप्रस्थ है? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। आज की वायरल वीडियो रील भी दिखाएंगे। ये उस भारत बंद पर है जिसका सबसे ज्यादा असर आज बिहार में दिखा। पटना में तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इतनी लाठियां चली कि कुछ एसडीएम साहब को भी पड़ गई। इसके बाद क्या हुआ, ये भी आपको दिखाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने आज किस गाड़ी की तलाशी की, जांच एजेंसी को गाड़ी में क्या मिला, इसके अलावा आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर आज बड़ा खुलासा भी होगा। फिक्र आपकी का पहला फोकस आज एक ग्लोबल खबर पर है। एक ऐसी खबर जो सीधे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार ये वॉर जोन इसलिए खास है क्योंकि इस युद्ध के सेंटर पॉइंट में शांति के संदेश के साथ हमारा देश भारत खड़ा है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। असल में प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अब से कुछ घंटे पहले ही पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में उनका भव्य स्वागत हुआ। वो आज और कल वॉर्सो में रहेंगे। यहाँ उनका काफी व्यस्त शेड्यूल होने वाला है। कई जरूरी मीटिंग्स हैं। भारतीय समुदाय के 25,000 लोगों से खास मुलाकात भी होगी। इसके बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी एक स्पेशल ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। कीव पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उनकी पर्सनल मीटिंग होगी। इस मीटिंग पर दुनिया की नजरें रहेंगी। मॉस्को और वॉशिंगटन का फोकस इस मीटिंग पर है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी सीधे कीव से रूस और यूक्रेन दोनों को शांति का संदेश देंगे। पीएम मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा कितना अहम है, इस बारे में हमारे पास सभी जरूरी डिटेल मौजूद है। TV9 वर्ल्ड कवरेज में नंबर 1 है, इसलिए आप युद्ध की दशा और दिशा बदल देने वाली ये जानकारियां मिस करना नहीं चाहेंगे। खास तौर पर तब जब पीएम मोदी के कीव दौरे की पल पल की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त युद्ध के मैदान में ही मौजूद हैं। और आज ही यूक्रेन ने भीषण ड्रोन अटैक से मॉस्को तक को दहला दिया है। ये दोनों ही रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी के पोलैंड दौरे के बारे में बताते हैं। ये दौरा बहुत खास है। इसे समझने के लिए आपको भारत पोलैंड के बीच के राजनयिक संबंधों का इतिहास जानना होगा। भारत और पोलैंड के बीच पहली बार राजनयिक संबंध वर्ष 1954 में स्थापित हुए। इसके बाद वर्ष 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ पहली बार बतौर भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की। 1957 में वॉर्सो में भारतीय दूतावास खोला गया और 1979 तक भारत के वीवीआईपीज का पोलैंड दौरा होता रहा। आखिरी बार वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वॉर्सो की यात्रा की थी, लेकिन तब से 45 साल बीत चुके हैं और इस बीच भारत का कोई भी प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया। वर्ष 1979 के बाद ये पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा है। वहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के 25,000 लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने पोलैंड में नवानगर के जाम साहब स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी ऐतिहासिक स्मारक की हैं,
जाम साहब नवानगर स्मारक राजधानी वॉर्सो में गुड महाराज स्क्वायर पर स्थित है। ये स्मारक गुजरात में जामनगर के पूर्व महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी को समर्पित है। पोलैंड में उन्हें गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके मानवीय प्रयासों के लिए उन्हें याद किया जाता है। आप TV9 भारतवर्ष पर पोलैंड से ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा भी उतना ही अहम होने वाला है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि युद्ध की वजह से बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट्स बंद हैं, सड़क के रास्ते जाना जोखिम भरा है। तो ऐसी जानकारी है कि पीएम मोदी वॉर्सो से कीव तक स्पेशल ट्रेन से पहुंचेंगे। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम वो स्पेशल ट्रेन भी अब दिखाने जा रहे हैं। ये विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ट्रेन है। देखिए, ये जो ट्रेन है इसका नाम है रेल फोर्स 1। तो देखिए, ये वो ट्रेन है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे कीव। पीएम मोदी इस विशेष ट्रेन से ही 23 अगस्त को युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के लिए वो 10 घंटे इसी ट्रेन में सफर करेंगे, फिर लौटेंगे, तब भी 10 घंटे इसी ट्रेन में सवार होकर पोलैंड जाएंगे। यूक्रेन की रेलवे कंपनी ने इसे रेल फोर्स 1 नाम दिया है। इस ट्रेन को यूक्रेन की आयरन डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जाता है। युद्ध के समय इस ट्रेन की खासियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इन ट्रेनों का प्रयोग युद्ध के समय वर्ल्ड लीडर्स और वीआईपी मेहमानों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि पीएम मोदी कीव पहुंचेंगे तो ज़ेलेंस्की से क्या बात करेंगे। तो आज जब वो दिल्ली से उड़ान भरने वाले थे, तब उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इसमें क्या संदेश छिपा है, शांति का कैसा मंत्र है, आप उनका ये मैसेज देखिए। मैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा करूंगा। ये यात्रा उनके साथ पहले हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने और भारत यूक्रेन मित्रता को गहरा करने का अवसर होगी। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करेंगे। एक मित्र और भागीदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करते हैं। आप पीएम मोदी के इस मैसेज से इतना तो समझ ही गए होंगे कि ज़ेलेंस्की से उनकी बातचीत का मुद्दा क्या होगा। पीएम मोदी कीव पहुंचकर युद्ध के देश से युद्ध नहीं, शांति का संदेश देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में शुरुआत से ही भारत का यही स्टैंड रहा है। इससे पहले 9 जुलाई को पीएम मोदी जब मॉस्को दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने वहां अपने मित्र पुतिन को शांति का यही मंत्र दिया था। इससे पहले याद करें, एससीओ समिट में जब पीएम मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, तब वहां भी यही संदेश दोहराया था। अब जबकि वो कीव पहुंच रहे हैं, तो यहां भी पुतिन के कट्टर दुश्मन ज़ेलेंस्की को शांति का पैगाम देंगे। वैसे पीएम मोदी अपने तीनों कार्यकाल में पहली बार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की से वो इस दौरान 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात COP 2021 के दौरान ग्लास्गो में हुई थी। फिर दूसरी मुलाकात 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी और तीसरी मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। ज़ेलेंस्की ने वहीं पर पीएम मोदी को कीव आने का न्योता दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया था। पीएम मोदी 23 अगस्त को चौथी बार ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात करेंगे, लेकिन उनका वहां होना इस वक्त कितने मायने रखता है, इसे आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं। इस मैप को देखकर आप ये बात ठीक से समझ पाएंगे कि पीएम मोदी जहां पर होंगे, वहां से कितनी दूरी पर इस वक्त रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध चल रहा है। कीव से 510 किलोमीटर की दूरी पर कुर्स्क शहर है। यहाँ इस शहर में यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर यह रूस का अंतिम इलाका है। बॉर्डर से लगे इस इलाके में यूक्रेन की सेना 35 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रूस को भारी नुकसान पहुंचा रही है। कीव से 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डोनेस्क का पोक्रोव्स्क शहर। ये पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। यहाँ से रूसी सेना सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये इलाका डोनेस्क रीजन में आता है। डोनेस्क में रूस का कब्जा है। खास बात यह है कि इसी शहर से यूक्रेनी सेना को सैन्य सामानों की आपूर्ति की जाती है और अब ये सप्लाई लाइन रूस की सेना काटने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं काला सागर में हाल ही में यूक्रेन ने रशियन नेवी पर शक्तिशाली प्रहार किए हैं। यहाँ यूक्रेन का मकसद रूसी नौसेना को पीछे धकेलना है और यहाँ अपना एक शिपिंग चैनल स्थापित करना है, ताकि वो फिर से ग्लोबल बाजार में अनाज और दूसरे कृषि उत्पादों का निर्यात कर सके। लेकिन यहाँ रूस की सेना से उसे जवाब भी मिल रहा है। कीव में होना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का जाना दुनिया के लिए रहस्य भरा भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हों,
या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर देश हों, सभी ने समय समय पर यह इच्छा जताई है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की पहल करें। पिछले महीने ही यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रे यरमाक और एनएसए अजीत डोवाल के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। तब यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ ने उनसे कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जुलाई में जब मॉस्को में पीएम मोदी पुतिन से मिले थे और बम, बंदूक और गोलियों वाला चर्चित बयान दिया था, उस समय पुतिन ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी का आभार जताया था और ये कहा था कि वो यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने के लिए मित्र मोदी के आभारी हैं। यानी भारत युद्ध के मैदान में भी शांति पथ तैयार कर सकता है। भारत का इस पर क्या रुख है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आपके मन में प्रश्न ये भी होगा कि क्या पीएम के कीव जाने से कहीं रूस को दिक्कत तो नहीं होगी? फिक्र के कूटनीतिक लेंस से देखें तो इसका जवाब ना में है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि रूस और यूक्रेन दोनों से ही भारत के संबंध मजबूत और स्वतंत्र हैं। दोनों ही देशों से भारत के संबंधों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। ये किसी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान जैसा मामला बिल्कुल नहीं है। और युद्धकाल में भारत यूक्रेन को मानवीय मदद भी हमेशा भेजता रहा है। आपको ये याद होगा कि पुतिन जब चीन गए थे तब भारत ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी। उस समय रूस और भारत दोनों ही देशों ने ये कहा था कि भारत और रूस के संबंध अलग लेवल पर हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि TV9 को पूरी दुनिया में युद्ध की कवरेज का एक्सपर्ट माना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, गाजा का युद्ध हो या फिर अजरबैजान की जंग रही हो, TV9 भारतवर्ष ने युद्ध क्षेत्र से सबसे प्रामाणिक रिपोर्टर्स अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। और ऐसे में जब पीएम मोदी कीव पहुंचने वाले हैं तो वहां ग्लोबल कवरेज के लिए TV9 की टीम पहले से मौजूद है। हमारे सहयोगी विपिन चौबे आज कीव के बेहद करीब बुचा और गोस्टोमेल पहुंचे। कुछ दिन पहले ही यहां रूस ने बड़ा हमला किया था। वहां से आप विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट आपको हैरान करेगी। इस रिपोर्ट को देखकर आपको ये पता चलेगा कि जिस शहर में बम गिरते हैं, मिसाइलें गिरती हैं, उसका क्या हाल होता है। जो शहर युद्ध की आग में झुलसता है वो कैसा दिखता है। एक बार फिर से मैं यूक्रेन के उस युद्ध के मैदान में खड़ा हूं जहां मैंने इस युद्ध की विभीषिका को देखा था। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी, लेकिन 2 साल बाद अब जब मैं यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे गोस्टोमेल आया हूं तो मुझे वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। रुक रुक कर इसी तरह से एयर रेड अलर्ट सायरन चारों तरफ बज रहे हैं। कुछ दिन पहले रशिया की तरफ से हमला किया गया था और उस हमले में ये बहुत बड़ा वेयर हाउस किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा है, उस हमले की तस्दीक करता हुआ, गवाही देता हुआ ये वेयर हाउस आपको नजर आएगा। जो बड़े बड़े मिसाइल हमले हुए थे उसमें ये जो कंटेनर्स इस तरह के रखे गए थे वो कैसे यहाँ पर मेल्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप साफ तौर पर देखेंगे ये पूरी लोहे की बॉडीज हैं जो यहाँ पर रखी गई थी वो किस तरह से गल गई है। और इस तरह के जो छोटे छोटे स्प्रिंकल्स हैं जो ऐसा बताया जा रहा है, अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि संभवतः मिसाइल से निकले हुए होंगे और वो चारों तरफ आपको यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। अब जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये कितना मोटा लोहा होगा लेकिन मेल्ट करके ये पिघल कर मुड़ गया है। तो टीला देखिए, इस तरह से पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ कोनों कोनों में राख का टीला बन गया है और आरसीसी की जो दीवार थी वो कैसे फट गई है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अंदर की तस्वीर देखिए, ये पूरी बिल्डिंग जिसकी छत नीचे आ चुकी है, ये पाइपें लटकी हुई है जो एयर कंडीशन की है, फॉल सीलिंग टूट गई है, किसी भी खिड़की पर आपको शीशा नजर नहीं आएगा। हर शीशा टूटकर नीचे जमीन पर आ गिरा है और ज्यादातर जो फ्रेम्स है शीशे के वो देखिए कैसे टूटे पड़े हैं। जरा वीरेंद्र दिखाइए, ये देखिए ये शीशे के टूटे हुए फ्रेम है और ये सामने मैं आपको वो दिखा रहा हूं खिड़कियां जिसके फ्रेम तक उड़ गई है। जब इसमें मिसाइल गिरा पूरी बिल्डिंग थरथराती हुई नजर आई। और ये देखिए पहला हमला जब हुआ तो बाहर की दीवार, ये लोहे का दरवाजा छिल गया, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरी की पूरी फ्रेम आपको जलती हुई नजर आएगी। ये ऊपर जाता हुआ रास्ता, ये ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए, सब कुछ गल गया। ये देखिए मुझे टिफिन बॉक्स नजर आ रहा है, जो खाना लेकर आया था उसे खाना तक खाने का मौका नहीं मिला, उसका टिफिन बॉक्स नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके खेलने के खिलौने यहाँ पर देखे नजर आएंगे। ये छोटा सा तकिया है किसी बच्चे का। मुझे जूते बिखरे पड़े हुए नजर आ रहा है, एक जूता पहन पाए दूसरे पहनने की नौबत तक नहीं आई और लोग जान बचाकर भाग गए।
बॉर्डर्स के इलाकों में तस्वीर क्या होगी इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और बॉर्डर के इलाकों में चाहे 4 राज्य इधर के हो, चाहे 4 राज्य उधर के हो, दोनों तरफ हमले हो रहे हैं। स्थिति बहुत भीषण होती जा रही है। हालांकि शांति स्थापित करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। यहीं पर चर्च पर हमला किया गया था और यहीं बूचा इरपिन के इलाके तक जो रशियन आर्मी थी वो आ गई थी। ये पहली बिल्डिंग आपने देखी, इसके बाद ये दूसरी बिल्डिंग देखिए, ये तीसरी बिल्डिंग देखिए, ये चौथी बिल्डिंग देखिए, ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन बर्बादी के ये निशान खत्म नहीं होंगे, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हालात आज भी कीव में बदले नहीं है। कीव के पास हुआ यह हमला विनाशकारी था और आज यूक्रेन रूस में जो ड्रोन हमले किए वो भी कम भीषण नहीं थे। यूक्रेन ने आज मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांतों को टारगेट किया। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भारत जरूर इस क्षेत्र में शांति लाने में असरदार भूमिका निभाएगा, लेकिन इसी बीच हमले भी हो रहे हैं। रूस पर यूक्रेनी हमले की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मॉस्को में यूक्रेन ने इस बार पिछले साल 3 मई से भी बड़ा हमला कर दिया है, वो भी क्रेमलिन के बेहद पास। खबर है कि अकेले मॉस्को में ही कीव की फोर्स ने 20 से अधिक ड्रोन अटैक किए। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने इनमें से 11 ड्रोन मार गिराए। हालांकि कुछ ड्रोन मॉस्को में रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे वहां इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन का टारगेट मॉस्को में रूसी सेना के अहम ठिकाने थे और क्रेमलिन भी उनके रडार में था। जवाबी कार्रवाई में पुतिन ने क्रेमलिन के अंदर अपने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक भी की। लेकिन मॉस्को के अलावा यूक्रेन ने 22 ड्रोन हमले ब्रियांस्क में भी किए थे। रूस के दावे के मुताबिक सभी हमले नाकाम कर दिए गए। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन बेलगरोद में इंटरसेप्ट किए। एक ड्रोन रोस्तोव के ऊपर बर्बाद कर दिया गया। कलुगा में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 3 ड्रोन को जला दिया। तो कुर्स्क के आसमान में भी 2 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। यूक्रेन का दावा है कि आज उसने कुल मिलाकर 6 प्रांतों में 100 से अधिक ड्रोन दागे और रूस का दावा है कि इनमें से 45 इंटरसेप्ट किए गए। अब रूसी एजेंसी SVR का संगीन आरोप क्या है वो भी सुनिए। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ने तैयार किया और इसे यूक्रेन ने अंजाम तक पहुंचाया। रूस को शक है कि नेटो ने रूस से लगे हुए देश लातविया की राजधानी रीगा में इस अटैक की योजना बनाई। लातविया ने यूक्रेन के लिए विशेष ड्रोन तैयार किए और 500 ड्रोन की खेप सीक्रेट रूप से यूक्रेन पहुंचाए गए। खबर है कि लातविया 500 ड्रोन की दूसरी खेप भी जल्द यूक्रेन भेजने वाला है। अगर रूसी खुफिया एजेंसी SVR का ये दावा सही निकला तो रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ सकता है। इस युद्ध की जद में पश्चिमी देश भी आ सकते हैं। फिक्र आपकी में अब बात एक ऐसे शख्स की जिसके शब्दकोश में जहरीली तकरीरों का संकलन है, जिसके नाम के आगे पुलिस की क्राइम फाइल में बोल्ड और कैपिटल लेटर में मोस्ट वांटेड और भगोड़ा लिखा है, जिसे हेट स्पीच और ब्रेन वॉश का चैंपियन कहा जाता है। नाम है जाकिर नायक। वो जाकिर जो इस्लामिक उपदेशक का चोला पहनकर नफरत वाले ज्ञान देता है। उसी जाकिर नायक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। कुछ अहम सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या बहुत जल्द मोस्ट वांटेड और नफरत के नायक जाकिर नायक को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जाएगा? क्या मलेशिया में चल रहे जाकिर नायक के जन्नत वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं? मलेशियाई प्रधानमंत्री के एक बयान में कुछ ऐसे संकेत हैं कि भारत से भागे जाकिर नायक की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। क्या मलेशिया बहुत जल्द भारत के भगोड़े जाकिर नायक को सौंपने वाला है? और एक सवाल ये भी है कि क्या हेट स्पीच और ब्रेन वॉश के स्कॉलर जाकिर नायक का खेल खत्म होने वाला है? दरअसल इन सवालों की वजह है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। वैसे तो मलेशिया वो देश है जिसने जहरीले जाकिर नायक को अपने देश में शरण दी है, लेकिन अब यही मलेशिया जाकिर नायक को बड़ा झटका भी दे सकता है।
दरअसल मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम इस वक्त भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात भी की है। इसके बाद अनवर इब्राहिम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक कार्यक्रम में गए थे। वहीं पर मलेशिया के पीएम से भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर जाकिर नाइक बेचैन तो बहुत होगा। अनवर इब्राहिम ने कहा, अगर भारत की ओर से जाकिर नाइक को लेकर सबूत दिए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और मलेशिया के संबंध किसी एक व्यक्ति से बहुत ऊपर है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मलेशिया पूरी तरह भारत के साथ है। यानी संकेत साफ हैं कि जल्द ही भगोड़े जाकिर नाइक को भारत लाने की कोशिश शुरू हो सकती है। इस पर सबसे पहले आप मलेशिया के प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। ये वो जाकिर नाइक हैं जो वैसे तो खुद को धर्म का प्रचारक बताता है, लेकिन सच ये है कि धर्म की आड़ में नफरत का प्रचार प्रसार करता है। भारत के कानूनी रिकॉर्ड्स में जाकिर नाइक के जहरीले कारनामों की लिस्ट कितनी लंबी है, जरा ये भी देखिए। भारत में जाकिर नाइक की पहचान एक मोस्ट वांटेड और भगोड़े की है। इसी जाकिर नाइक पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नाइक जहरीली तकरीरें करने के लिए कुख्यात है, जिसे ब्रेन वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जाकिर नाइक पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के भी आरोप हैं। उस पर हेट स्पीच को लेकर कई केस भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से 2016 में जाकिर नाइक भारत से भाग गया था और बचने के लिए मलेशिया में जाकर शरण ले ली थी। इसके बाद 2017 में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। मतलब सच ये है कि जाकिर नाइक को इस वक्त मलेशिया में नहीं बल्कि भारत की किसी जेल में होना चाहिए। हालांकि मलेशिया के पीएम ने जाकिर नाइक पर जो कुछ कहा है ये भी बहुत जल्द संभव हो सकता है। जाकिर नाइक ने वर्ष 1991 में एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बनाया, लेकिन बांग्लादेश में हुए एक आतंकी हमले में जाकिर नाइक के कनेक्शन का जिक्र आने के बाद भारत में उसके संगठन पर बैन लगा दिया गया। खुद भारत में भी जाकिर पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कई केस दर्ज हैं। जाकिर के नाम के आगे आईपीसी की सख्त धाराएं लगी हुई हैं। इनमें धारा 120B, 153A, 295A, 298 और 505(2) शामिल हैं। यानी भारत में जाकिर नाइक के अपराध की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और इसीलिए अब हेट स्पीच के इस चैंपियन को भारत लाया जाना बहुत जरूरी है। इन्होंने जो कहा है कि हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करते क्योंकि इनके अपने ही देश में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जहां इस्लामिक लोगों ने आतंकवाद फैलाया, हम ये नहीं टॉलरेट करेंगे, वो नहीं टॉलरेट करेंगे, हमें कंपेलिंग एविडेंस है। कंपेलिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है? हमारी ट्रीटी है आपके साथ, हमने कहा कि आपको ये आदमी चाहिए, ये स्पीचेस उसने दिए, और क्या चाहिए आपको? यहाँ तक कि ये खुद जानते हैं कि जाकिर नाइक बड़ा खतरनाक आदमी है। मलेशिया में वो प्रचार नहीं कर सकता, प्रतिबंध है, भाषण नहीं दे सकता। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में शायद एक बात और गौर की हो, जाकिर नाइक भले ही भारत से भागकर मलेशिया में छिपा हो, लेकिन आए दिन किसी न किसी केस में उसका नाम सामने आता ही रहता है, फिर चाहे वो धर्म परिवर्तन का मामला हो या फिर ब्रेन वॉश का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जाकिर मॉडल कट्टरपंथियों के बीच बहुत फेवरेट मॉडल है और इसी के तहत वो काम भी करते हैं। जैसे सबसे पहले कट्टरपंथी किसी शिकार की तलाश करते हैं, उससे किसी ऑनलाइन गेमिंग या फिर किसी साइट के जरिए संपर्क किया जाता है, फिर उसे जाकिर नाइक के अलग अलग श्रेणी के वीडियो भेजे जाते हैं। यानी पहले सामान्य वीडियो भेजे जाते हैं और जब कोई व्यक्ति उसमें रुचि दिखाने लगता है तो फिर धीरे धीरे नफरत की मात्रा बढ़ाई जाती है और इसके बाद जाकिर नाइक के वीडियो को दिखाकर ब्रेन वॉश किया जाता है। सिर्फ धर्म परिवर्तन करने या फिर आतंक से जुड़ा कोई काम करने के लिए उसमें जोश भरा जाता है और जब शिकार पूरी तरह कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है तो उससे वीडियो चैट से ही संपर्क किया जाता है और उसे काम पर लगा दिया जाता है। जाकिर नाइक पिछले 30 वर्षों में 30 से ज्यादा देशों में घूम घूम कर जहरीले भाषण देता रहा है। नफरत फैलाने के लिए जाकिर का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया और पीस टीवी है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ जाकिर की पहचान एक कट्टरपंथी की है, जहां उसकी तकरीरों का प्रसारण बैन किया गया है। इसमें पहला देश खुद भारत है। इसके अलावा ब्रिटेन भी इस लिस्ट में शामिल है। कनाडा में भी जाकिर के पीस टीवी पर बैन है। बड़ी बात यह है कि उस मलेशिया में भी जाकिर के बयान प्रसारित नहीं होते जहां वो रहता है, जिसने उसे शरण दी है। साथ ही श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। लेकिन अब मलेशिया के पीएम ने जाकिर नाइक पर बड़ी बात कही है।
जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या जाकिर नायक के नफरत वाले इस खेल का गेम ओवर होने वाला है। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज इस फाइल में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का गणित है। तारीखों की घोषणा के बाद से वहां सियासी दलों में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में हैं। दोनों दलों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है, प्रभारियों की नियुक्तियां हो रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने गणित के हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। सबसे पहले आपको कांग्रेस की खबर बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार आज श्रीनगर पहुंचे हैं। कल वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। कांग्रेस की कोशिश लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विपक्षी गठबंधन बनाने की है। मतलब मजबूत विपक्ष बनाम बीजेपी वाली टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात है। वैसे राहुल गांधी का श्रीनगर दौरा इस प्लान को कामयाब बनाने से जुड़ा हो सकता है। कांग्रेस की रणनीति से संकेत यही मिल रहे हैं कि विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। जाहिर है, जब दल बढ़ेंगे तो चुनौती भी बढ़ेगी। इन चुनौतियों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है सीट बंटवारे को सुलझाना और दूसरा गठबंधन में पीडीपी को शामिल करना। हमने इसे चैलेंज क्यों कहा, इसे भी समझ लीजिए। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला है कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत चल रही है और कोशिश महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को भी साथ लाने की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को विधानसभा की 25 में से 30 सीटें देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस 40 सीटें मांग रही है। यानी कुल सीटों का लगभग आधा जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें 83 से बढ़कर क्योंकि 90 हो गई हैं। कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन बना रहे, इसीलिए पीडीपी को शामिल किया जाए। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की दलील यह है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद महबूबा मुफ्ती की विश्वसनीयता घटी है। कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाला है। पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को आगे करने को कहा है, जिसे महबूबा मान भी रही हैं। यानी पीडीपी का प्रमुख चेहरा इल्तिजा होगी। अब कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा है कि वो महबूबा के बजाय उनकी बेटी इल्तिजा पर बात करें। लेकिन चेहरा बदलने के बाद भी उमर अब्दुल्ला पीडीपी के साथ नहीं जाना चाहते। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इल्तिजा को लेकर कांग्रेस को सकारात्मक संकेत दिए हैं। वैसे इस विकल्प पर भी चर्चा चल रही है कि अगर बात नहीं बनी तो इल्तिजा और पीडीपी के मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्रत्याशी न उतारे। इन्हीं चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा फिक्स करके अपना सियासी वजन रख दिया है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चर्चा जारी है। संभव है कि पहले चरण की सीटों पर सहमति बना भी ली जाए। जैसे जैसे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, उस आधार पर बैठकें और घोषणाएं भी होंगी। फिलहाल खड़गे और राहुल गांधी का उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या महबूबा और इल्तिजा से मिलने का कार्यक्रम फाइनल नहीं है, लेकिन बातचीत के लिहाज से सारे विकल्प खुले हुए हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर कांग्रेस अपने गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी को लाने पर जोर क्यों दे रही है। ये आप भी जानते होंगे कि कश्मीर की राजनीति ये दोनों दल एक दूसरे के विरोधी होते हुए करते हैं, कभी एक साथ नहीं आए हैं, तो फिर इस बार ऐसी कोशिश क्यों की जा रही है। दरअसल इसके पीछे कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव का गणित छिपा हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को जब विधानसभा सीटों की वोटिंग के हिसाब से देखा गया तो पता ये चला कि 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिला दिया जाए तो वो 46 विधानसभाओं में आगे थे। राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा भी 46 है। वहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस 30 असेंबली सीटों पर आगे दिखती है। एक लोकसभा में कई विधानसभा सीटें होती हैं। उस आधार पर चुनावी एक्सपर्ट्स का ये कैलकुलेशन सामने आया है। वोटों के इसी गणित में कांग्रेस को सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की उम्मीद नजर आ रही है। रणनीति सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दल ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि बीजेपी भी ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये पहला चुनाव है जब बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होगा। कांग्रेस जहां विपक्ष को एकजुट करने में लगी है, तो बीजेपी गठबंधन से उलट अकेले चलने की राह पर आगे बढ़ रही है और वो पूरे चुनाव को भारत बनाम भारत विरोध पर लड़ने की तैयारी कर रही है।
TV9 भारतवर्ष के संवाददाता आमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लगभग 70 से 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सूबे की करीब 10 से 15 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन करने का प्लान है बीजेपी का। बीजेपी जम्मू रीजन की सभी 36 सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। मतलब पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के कुछ मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान नाम देने का ऐलान किया है। इसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से बातचीत और मध्यस्थता की बात कही है। इसे भी चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में 370 की वापसी जैसी बात की है। बीजेपी इसे भी अपने चुनाव प्रचार में बड़ा मुद्दा बनाएगी। बीजेपी लोगों के बीच ये नैरेटिव लेकर जाएगी कि जनता 5 अगस्त 2019 के पहले का अराजकता वाला माहौल चाहती है या फिर आज का बेहतर माहौल चाहती है। नैरेटिव वाली राजनीति के अलावा बीजेपी सीटों के माइक्रो मैनेजमेंट में भी लगी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में मिली जीत और वोट प्रतिशत के आधार पर बीजेपी जम्मू कश्मीर की 29 विधानसभा सीटों पर आगे थी। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू रीजन की 36 सीटों में से 25 जीती थी। ये सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जम्मू रीजन की सभी 30 हिंदू बाहुल सीटों को बीजेपी ने हर हाल में जीतने का लक्ष्य तय किया है। जम्मू के राजौरी क्षेत्र की 7 सीटों पर हिंदू वोटर डिसाइडिंग फैक्टर हैं। बीजेपी ने इन सभी सीटों को जीतने का भी लक्ष्य तय कर लिया है। साथ ही श्रीनगर के हब्बा कदल जैसे इलाके जहां विस्थापित कश्मीरी पंडितों के करीब 22,000 वोटर हैं, वहां अधिक से अधिक वोट डलवाने के प्रयास किए जाएंगे। 1,22,000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों से करीब 70,000 वोटर रजिस्टर हो भी चुके हैं। उनको भी वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा उम्मीदवार तय करने के लिए 25 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है। 26 अगस्त को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की संभावना है। यही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट माने जाने वाले राम माधव को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। राम माधव के जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे में चुनाव के बाद अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए ये ताल्लुकात काम आ सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों पर बयानबाजी भी हो रही है। सुनिए किसने अब तक क्या कहा। कांग्रेस का स्टैंड है कि वी आर ओपन टू ऑल फोर्सेस, ऑल पर्सन्स। जो अभी के जो बीजेपी का जो सारा जो माहौल है, हमारे जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं। चुनाव के बहाने से राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया तो सही। एक पार्टी से निकलना, दूसरी पार्टी में जाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ये जो ड्रामा आप लोग देख रहे हैं, नया ड्रामा नहीं है। और आपने देखा ही होगा अभी रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन में आपकी जो दोनों चीफ मिनिस्टर कैसे हारे। अवाम बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है, जम्मू कश्मीर लोगों का मिजाज बदल चुका है। फिक्र में अब बात उन तस्वीरों की करते हैं जिनमें लाठियों की मात्रा अच्छी खासी है। कोटे के अंदर कोटे का विरोध और विरोध प्रदर्शन पर लाठियों की चोट। देश के अलग अलग दलित और आदिवासी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद किया था, जिसका देश के कई हिस्सों में बड़ा असर देखा गया। कई हिस्सों में आंशिक असर रहा और बड़े हिस्से में कोई असर नहीं देखा गया। राजनीतिक दलों में इस बंद को लेकर बंटवारा भी दिखाई दिया। कुछ दल इसके समर्थन में थे, कुछ दलों ने इसका विरोध किया। हमने इस पर फिक्र की एक छोटी लेकिन तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपके लिए हर जरूरी डिटेल मौजूद है। उस पर बात करें उससे पहले भारत बंद की आज की सबसे ट्रेंडिंग तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो बिहार की राजधानी पटना की है। पटना में बंद समर्थकों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और ये लाठी एसडीएम पर ही बरस गई। दरअसल प्रदर्शनकारी पटना के डाक बंगला चौराहे और जेपी गोलांबर पर जाम लगा रहे थे। पुलिस ने सड़क खाली कराने के लिए भारत बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज किया।
पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर भी वहीं पर थे। इस दौरान एक सिपाही ने उन पर भी लाठी चला दी। एसडीएम ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हें लाठी मारी जा रही है। आश्चर्य में उन्होंने सिपाही की तरफ देखा, तभी एसडीएम के सुरक्षा कर्मियों ने लाठी चलाने वाले सिपाही को वहां से हटाया। बाद में लाठी खाने वाले एसडीएम और लाठी मारने वाले सिपाही दोनों को बातचीत करते हुए देखा गया। वैसे ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब सिपाही अपने ही अधिकारी पर डंडा चलाते, लेकिन पटना में आज ये देखने को मिला। पटना के अलावा भी बिहार के कई शहरों में हंगामेदार तस्वीरें सामने आई। गोपालगंज में तो प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बस को रोककर हंगामा किया। स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश का भी आरोप लगा। पुलिस अब ड्रोन की मदद से आरोपियों को तलाश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बाइक सवारों को भी परेशान किया, फिर किसी तरह पुलिस बंद समर्थकों पर काबू पा सकी। अब इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आज का बंद किस कारण से था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को आरक्षण के संबंध में एक बड़ा फैसला दिया और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। इसके साथ ही कुछ जजों ने यह भी कहा कि एससी और एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। इन दोनों फैसलों के खिलाफ ही आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें काफी बड़ा राजनीतिक बंटवारा भी था। सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान कोटे के भीतर कोटा के विरोध में हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कोटे के अंदर कोटा के समर्थन में हैं। एनडीए के इन दो सहयोगियों में इस मुद्दे पर थोड़ा मतभेद है, लेकिन विपक्ष में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरजेडी जैसी पार्टियां खुलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही हैं और बंद को समर्थन दे रही हैं। आप तस्वीरें देखिए क्या हो रहा है। शायद शब्दों की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, उस पर ये देखिए पुलिस वालों ने इस तरीके से ये लाठीचार्ज यहाँ पर किया है। ये देखिए कैसे ये दौड़ा कर पीटना, ये लाठीचार्ज इस तरीके से, ये देखिए कार्यकर्ताओं पर ये लाठीचार्ज और इस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है। टकबंगला चौराहे पर ये उनके साजो सामान तक को तोड़ा जा रहा है। लोगों पर लाठीचार्ज, यहाँ पर वाटर कैनन देखिए, यहाँ पर वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है। हम लोगों का मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला दिया है, केंद्र सरकार उस फैसले को निरस्त करे। कुछ बाबा साहब ने जो संविधान हमारा बनाया है उसमें वर्गीकरण करने का काम ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, जिसको हम लोग कतई इसको नहीं मानने के लिए तैयार। अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया। भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करता है, पूरा चुनाव इन्होंने इसी झूठ के सहारे लड़ने का काम किया। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जब जब अन्याय हुआ, उस पे अगर किसी सरकार ने मजबूत कदम उठाने का काम किया तो हमारी आज की सरकार ने करने का काम किया। अब कोलकाता की ओर चलते हैं। कोलकाता रेप केस में टीवी9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने आरोपी संजय रॉय को कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के साथ देखा है। उन्होंने प्रिंसिपल की पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। टीवी9 के इन्वेस्टिगेशन में पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ क्या विस्फोटक दावे किए गए हैं, उनकी एक लिस्ट आइए आपको दिखाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने पहला दावा यह किया है कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष कॉलेज में रैकेट चलाते थे। दावा नंबर 2 यह है कि डॉक्टर संदीप घोष के रैकेट में कई छात्र भी शामिल थे। दावा नंबर 3 देखिए, डॉक्टर संदीप घोष पैसे लेकर बच्चों को फेल कर देते थे।
डॉक्टर अख्तर ने चौथा बड़ा दावा यह किया है कि कॉलेज में चलने वाले रैकेट के तहत डेड बॉडी बेची जाती थी। डॉक्टर अख्तर अली का पांचवा दावा यह है कि डॉक्टर संदीप घोष इस्तेमाल की गई सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल कराते थे। अब छठा दावा देखिए, आरोपी संजय रॉय को कई बार डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा गया। जाहिर तौर पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को लेकर किए गए ये दावे विस्फोटक हैं। आपको सुनाते हैं डॉक्टर अख्तर अली ने क्या क्या कहा है। आपको कैसी कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेन में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको देख करके ये काम करवाते थे, पैसा का जो वसूलने का, स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना। उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेट करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के एक स्कैम था जो यूज़ जैसे सिरिंज, यूज़ हैंड ग्लव्स, यूज़ सलाइन बोतल, ये सब जो है डिस्पोज नहीं होके, ये नियम है कि आपको इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज करने का, लेकिन उसका जो पर्सनल एक सिक्योरिटी था, एडिशनल सिक्योरिटी, वो इन चीज़ों को बेचते थे। और इसके पीछे 2 बांग्लादेशी सिटीजन था। इसके अलावा टेंडर में कमीशन खाना, जैसे टेंडर दे देना। अब मान लीजिए एक टेंडर तो वैसा हुआ कि वो रात को बातिल करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं 11:55 में, और 1 बजे रात को, संडे का दिन, 1 जनवरी का दिन, रात के अंधेरे में ऐसा क्या है कि आप टेंडर का ऑर्डर दे रहे हैं? ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो सीबीआई तो ये फाइंड आउट कर लेगी, मगर शक तो शुबह जाता है कि इतना जल्दबाजी क्यों? सेमिनार रूम का जो बाथरूम है उसको भांगना, उसको तोड़ना, रेनोवेट करना, ये रातों रात ही क्या था? तो इससे ये शक तो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ है। ये जो संजय राय है, क्या आप इसको व्यक्तिगत रूप से जानते थे या कभी ऐसा पता? व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, लेकिन प्रिंसिपल सर जो है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए 4 बाउंसर रखा था और उनके घर में ऊपर से नीचे तक 20 सिक्योरिटी रहता था। तो मैं जब टीवी में देखा इसको, मीडिया में देखा, मैंने इसका जब फोटो देखा तो मेरे माइंड में तब मैंने फिर ये किया कि इस बंदे को तो मैंने प्रिंसिपल के साथ देखा, ये प्रिंसिपल के साथ ये भी बाउंसर के हिसाब से रहता था, काम करता। फिक्र में अब बात करते हैं मजबूत होती ग्लोबल सनातन शक्ति की, जिसका नया सबूत अमेरिका से सामने आया है। इसे देखकर दुनिया भर में मौजूद करोड़ों हिंदुओं का मन प्रसन्न हो जाएगा। अमेरिका के टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फीट की मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाता है। रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में इस मूर्ति का अनावरण किया गया। अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित इस मूर्ति की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा की गई। त्रिदंडी संत चिन्ना जी.आर. स्वामी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस मूर्ति का अनावरण हुआ। अमेरिका के ह्यूस्टन में हनुमान जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में TV9 ग्रुप के चेयरमैन जे. रामेश्वर राव ने खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस अवसर को गौरव का पल बताया। आपको 60 सेकंड की वो वीडियो रील दिखाते हैं जिसमें अमेरिका में जय हनुमान के जयकारे हैं और 90 फीट ऊंची मूर्ति पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा है। हनुमान जी के सभी भक्त ये तस्वीरें देखकर खुश हो जाएंगे। It's because of you Hanuman has come here. It's because of your devotion, because of your dedication, because of your love, affection, and because of your support, Hanuman appeared here.
जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय जय. Support is in multiple ways. Sometimes money may make things happen, but money cannot make everything to happen. Sometimes your thought will make things happen. I'll do all Sastanga Namaskar to all the people who did this great event, made the thought of our Swamiji, brought it to all our community. This is not only our Indians, this is for all the human beings, all living beings. We should know what is exactly our Puranas said and how our culture used to be in our Shastras. आज की आनंद की समस्त भक्त वृंद की